अरे मतलब सोचिए जरा कि मध्य पूर्व के आसमान में उड़ने वाला एक छोटा सा शायद महज $2000 का एक सस्ता सा ड्रोन वो हमारे यहाँ भारत के किसी गांव में एक किसान के लिए यूरिया की बोरी की कीमत कैसे तय कर रहा है। सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है ना। बहुत अजीब लगती है, लेकिन देखिए आज की इस उलझी हुई ग्लोबल इकोनॉमी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल, मतलब हम लोग टीवी स्क्रीन्स पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव देखते हैं तो लगता है कि ये तो हजारों किलोमीटर दूर किसी और दुनिया की समस्या है। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो भू राजनीतिक संघर्ष सीधे आम इंसान की डाइनिंग टेबल और उसके महीने के बजट तक पहुंच चुका है। सही कहा आपने। आधुनिक दुनिया में कूटनीति अब केवल उन बंद कमरों में होने वाली चर्चाओं तक सीमित नहीं है। आज सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था ये सब एक दूसरे से इतनी गहराई से गूंथे हुए हैं कि दुनिया के एक कोने में दागी गई मिसाइल दूसरे कोने में सीधा आर्थिक भूकंप लाती है। बिल्कुल। और आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं, अंचल मिश्रा द्वारा लिखा गया, बढ़ते तेल के दाम, बढ़ते खतरे, क्या भारत आर्थिक झटके से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है? इसमें इसी खतरे की बहुत बारीकी से पड़ताल की गई है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन सिर्फ समस्या पर बात करना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये वैश्विक संकट भारत के लिए महज एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि एक ऐसा अप्रत्याशित रणनीतिक अवसर है जो दुनिया भर में खेल के नियम ही बदल सकता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अवसर। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये ऐसा है जैसे किसी ने एक शांत तालाब में पत्थर फेंका हो और उसकी लहरें सीधे हमारे घरों तक पहुंच रही हों। हाँ, तो सबसे पहले इस आर्थिक झटके के सीधे गणित पर आते हैं। लेख के अनुसार भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। 85%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और आंकड़े बताते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ 10 से $20 प्रति बैरल का उछाल आता है तो भारत के आयात बिल पर सालाना 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। बाप रे। और देखिए, ये 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ केवल कोई हवाई संख्या नहीं है। जब किसी देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 85% बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना पड़े तो वो वैश्विक बाजार की हर छोटी अस्थिरता को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाता है। मतलब जरा सी हलचल और यहाँ बड़ा असर। बिल्कुल। और अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो लंबी अवधि में ये बोझ 30 से 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसका सीधा असर हमारे चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट के मैकेनिज्म को समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम डॉलर में भुगतान करके दुनिया से जो खरीद रहे हैं वो हमारे निर्यात से कहीं ज्यादा हो गया है। हाँ, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और इस अतिरिक्त तेल की कीमत चुकाने के लिए बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे भारतीय रुपए की वैल्यू गिरने लगती है। सही बात है। रुपया कमजोर होता है और आयातित हर चीज महंगी होने लगती है। और इसमें ना एक परत और है जिसे अक्सर हमारी न्यूज हेडलाइंस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। संकट सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या है इसमें? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की कीमतें भी वैश्विक तनाव के साथ सीधे ऊपर जाती हैं। और गैस केवल ईंधन नहीं है, ये यूरिया और अन्य कृषि उर्वरकों के उत्पादन के लिए सबसे मुख्य कच्चा माल है। आप समझिए मैं वो यूरिया वाली बात। हाँ, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस महंगी होती है तो उर्वरक बनाने की उत्पादन लागत आसमान छूने लगती है। और यहीं पर सरकार एक बहुत बड़ी दोराहे पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत में किसानों को उर्वरक एक भारी सब्सिडी वाले मूल्य पर मिलता है। बिल्कुल। अगर गैस के दाम बढ़ने से यूरिया की लागत बढ़ती है तो सरकार को या तो वो अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ अपने सिर लेना होगा, जिससे राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा, या फिर दूसरा विकल्प यह है कि बढ़ी हुई कीमत का बोझ सीधे किसानों पर डाल दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल फैसला है। अगर वो बोझ किसानों पर डाला जाता है तो खेती का पूरा अर्थशास्त्र ही बिगड़ जाएगा। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का खर्च बढ़ जाएगा और जब वो फसल बाजार में पहुंचती है तो जाहिर है कि वो महंगी होगी, यानी अंततः खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। बिल्कुल। और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक छिपे हुए टैक्स की तरह काम करता है। जो व्यक्ति गाड़ी नहीं भी चलाता ना, हाँ, वो भी अपने आटे, दाल और सब्जियों की कीमत के जरिए इस वैश्विक युद्ध की कीमत चुका रहा होता है। सच में ये तो बहुत गहरा असर है। तो अगर गैस की कीमतें हमारी खाद्य महंगाई तय कर रही हैं तो सवाल ये उठता है कि गैस और तेल की ये कीमतें इतनी नाजुक क्यों हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी कहते हैं,
लेख के अनुसार भारत के तेल आयात का लगभग 60% हिस्सा इसी मार्ग से आता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि दुनिया की इतनी विशाल अर्थव्यवस्थाएं एक छोटे से भौगोलिक चोक पॉइंट पर कितनी बुरी तरह निर्भर हैं। मतलब ये रास्ता कितना संकरा है? ये ओमान और ईरान के बीच एक बेहद पतला समुद्री मार्ग है। इसकी सबसे संकरी जगह केवल 21 मील चौड़ी है। बस 21 मील? हाँ, और इसमें भी बड़े जहाजों के आने जाने के लिए जो सुरक्षित शिपिंग लेन्स हैं, वो हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़ी है। बाप रे। दुनिया भर के तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी 2 मील चौड़े रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर है और ईरान बार बार इसे बंद करने की धमकी देता रहता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचना चाहूंगी, क्या ये ग्लोबल सप्लाई चेन अब इतनी लचीली नहीं हो गई है कि वे दूसरे रास्ते अपना सके? मतलब? मेरा मतलब है, मान लीजिए हॉर्मुज में कोई तनाव होता है, तो क्या जहाज अफ्रीका के नीचे से वो केप ऑफ गुड होप वाले लंबे रास्ते से नहीं जा सकते? हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम सप्लाई तो नहीं रुकेगी ना? क्या ये वास्तव में एक स्थायी रणनीतिक खतरा है या सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा, कैसे? अगर जहाजों को केप ऑफ गुड होप का रास्ता लेना पड़े तो यात्रा में 10 से 14 दिन अतिरिक्त लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जहाजों का ईंधन ज्यादा खर्च होगा, क्रू को ज्यादा भुगतान करना होगा और सबसे बड़ी बात, वैश्विक बीमा बाजार। इंश्योरेंस का क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। जब किसी समुद्री मार्ग पर सैन्य खतरे की सुगबुगाहट भी होती है ना, तो लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियां उसे वॉर रिस्क जोन घोषित कर देती हैं। ओह, तो प्रीमियम बढ़ जाता होगा? बढ़ नहीं जाता, वे इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात 10 से 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। 20 गुना? ये तो पागलपन है। बिल्कुल। इन अतिरिक्त फ्रेट चार्जेस और इस भारी भरकम बीमा प्रीमियम का मतलब है कि तेल की एक बूंद की सप्लाई बाधित हुए बिना ही तेल की कीमत पहले ही आसमान छू चुकी होती है। मतलब सिर्फ खतरे की धारणा ही तेल के अर्थशास्त्र को तबाह करने के लिए काफी है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर ये रास्ता खतरे में है तो जाहिर सी बात है कि जो देश इस रास्ते से अपना तेल बेच रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, उनके लिए ये तो एक अस्तित्व का संकट हो गया। हाँ, क्योंकि उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल के बुनियादी ढांचे, गैस संयंत्रों और विशाल रिफाइनरियों पर टिकी है। और यहीं पर यह विषय बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम खाड़ी देशों की सुरक्षा की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई उनके पास तो दुनिया के सबसे महंगे आधुनिक पश्चिमी हथियार है। अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली है, थैड है, इजराइल के पास अपना आयरन डोम है। हाँ, फिर भी वे असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? ये स्थिति तो कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए कोई हीरे जड़ा हुआ हथौड़ा इस्तेमाल कर रहा हो। हाँ, ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। मतलब हथौड़ा बहुत महंगा है, लेकिन मच्छर फिर भी बच निकल रहा है। बिल्कुल। ये मच्छर और हीरे जड़े हथौड़े वाले बात तकनीकी रूप से आधुनिक युद्ध की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ, प्लीज। देखिए, थैड और पेट्रियट जैसी प्रणालियों को ना शीत युद्ध की मानसिकता के साथ डिजाइन किया गया था। उनका मुख्य काम क्या था? वायुमंडल की ऊपरी परतों में उड़ने वाली तेज गति की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना। इन प्रणालियों के रडार आसमान में बहुत ऊपर देखते हैं, लेकिन आज का जो युद्ध है वो पूरी तरह बदल चुका है। यानी अब खतरा ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के बहुत करीब से आ रहा है। एकदम सटीक। अब युद्ध में सस्ते ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। ये जमीन से सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर बहुत धीमी गति से उड़ते हैं। तो क्या ये रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते? मुश्किल होती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण पारंपरिक रडार अक्सर इतने नीचे उड़ने वाले छोटे लक्ष्यों को तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वो बहुत करीब ना आ जाएं। इसे तकनीकी भाषा में रडार होराइजन की समस्या कहते हैं। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो लेख में जो स्वॉर्म अटैक का जिक्र है वो तो इसी रणनीति का हिस्सा है ना? हाँ, स्वॉर्म अटैक यानी झुंड में हमला करना। दुश्मन एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन भेज देता है। एक सामान्य ड्रोन, जैसे कि ईरान में बने शाहिद ड्रोन, उनकी कीमत शायद $20,000 होगी। लेकिन उस एक ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका की जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है, उसकी कीमत $2 से $3 मिलियन के बीच होती है। मतलब लाखों डॉलर एक सस्ते ड्रोन पर। यह एक पूरी तरह से असम्मित युद्ध है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाँ? जब दुश्मन 100 सस्ते ड्रोन एक साथ भेज दे तो आप करोड़ों डॉलर की 100 मिसाइलें दागकर आर्थिक रूप से कैसे टिक सकते हैं? कोई देश दिवालिया हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल। दुश्मन आपके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा
आपको आर्थिक रूप से खून बहाने की यानी इकोनॉमिक ब्लीडिंग की रणनीति अपना रहा है। पश्चिमी देशों के महंगे रक्षा तंत्र इस नए तरह के खतरे के सामने पूरी तरह फेल हो रहे हैं। और इसी अव्यवहारिकता के बीच से वो रास्ता निकलता है जहां से भारत इस पूरी कहानी का रुख मोड़ सकता है। ये भारत का आहा मोमेंट है। पश्चिमी देशों के हथियारों की इस विफलता ने भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने जो स्वदेशी प्रणालियां विकसित की हैं, हाँ, वे इस आधुनिक समस्या का बहुत ही सीधा और सटीक समाधान है। लेख में विशेष रूप से आकाश मिसाइल सिस्टम और QRSAM का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मैंने QRSAM के बारे में कुछ तकनीकी दस्तावेज देखे हैं। इसका मतलब है क्विक रिएक्शंस सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलते फिरते ट्रकों पर तैनात होती है और इसमें एक 360 डिग्री रोटेटिंग रडार होता है जो हर तरफ नजर रख सकता है। बिल्कुल। और इसका रडार विशेष रूप से लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे कि इन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए ही बनाया गया है। ये सेकंडों में प्रतिक्रिया देता है। यही वो तकनीकी बढ़त है जो इसे बहुत खास बनाती है। ये पुराने पश्चिमी विकल्पों की तरह एक ही दिशा में नहीं देखता। हाँ, लेकिन देखिए, तकनीकी क्षमता अपनी जगह है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी लागत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बिल्कुल। इन भारतीय प्रणालियों की लागत पश्चिमी प्रणालियों के मुकाबले 1/4 या उससे भी कम है। वाओ, 1/4। हाँ, तो खाड़ी देशों के लिए जो अपनी रिफाइनरियों को बचाने के लिए महंगे हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, उनके लिए भारतीय प्रणालियां एक बहुत ही व्यवहारिक और किफायती विकल्प हैं। तो अगर हम इस अर्थशास्त्र के तारों को जोड़ें, यदि भारत खाड़ी देशों को ये रक्षा प्रणालियां निर्यात करना शुरू कर देता है, तो यह सिर्फ हथियारों की एक बिक्री नहीं है, ये भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? सोचिए, भारतीय मिसाइल प्रणालियां सऊदी अरब या UAE की तेल रिफाइनरियों की रक्षा कर रही हैं। जब उनका बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहेगा तो उनका तेल उत्पादन और निर्यात बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। सही कहा, जिसका सीधा नतीजा ये होगा कि वैश्विक तेल आपूर्ति स्थिर बनी रहेगी। हाँ, और जब सप्लाई स्थिर रहेगी तो बाजार में पैनिक नहीं होगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें अपने आप काबू में रहेंगी। ये एक पूरा चक्र है। मतलब हम उनकी भौतिक सुरक्षा करेंगे जिससे वे हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो लेख का ये अनुमान बहुत प्रभावशाली है कि अगर भारत 5 से 10 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात सौदे हासिल कर लेता है तो ये रकम हमारे बढ़ते तेल आयात बिल के नुकसान की सीधे तौर पर भरपाई कर सकती है। इसे ऑफसेट कर सकते हैं। हाँ, भारत अब तक वैश्विक कूटनीति में महज एक महंगाई झेलने वाला देश माना जाता था, लेकिन इस रणनीति से भारत एक समाधान देने वाला देश बन जाता है। ये बात तो है। इस रणनीति का प्रभाव सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि कूटनीतिक भी है। लेकिन देखिए, इतना आसान भी नहीं है। पश्चिमी हथियारों पर निर्भर इन खाड़ी देशों को भारतीय प्रणालियों पर भरोसा करने के लिए मनाना, इसके लिए भारत को जमीनी स्तर पर कई बड़े बदलाव करने होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जिन देशों को हमेशा से अमेरिका या यूरोप से हथियार खरीदने की आदत है, वे अचानक भारत की तरफ क्यों मुड़ेंगे? इसके लिए हमारा आगे का रास्ता क्या है? इसके लिए भारत को एक बहुत ही बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। लेख में कुछ कदम स्पष्ट रूप से सुझाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें अपने रक्षा निर्यात के ढांचे में लाल फीताशाही, जिसे रेड टेप कहते हैं, उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को एक सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जहां से वे बिना हमारी जटिल सरकारी प्रक्रियाओं में उलझे आसानी से उपकरण खरीद सकें। दूसरा, हमें अपने कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। महज एक तेल खरीदने वाले ग्राहक की छवि से बाहर निकलकर खुद को एक रणनीतिक सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करना होगा। और मुझे लगता है इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर खाड़ी देशों से इतने बड़े ऑर्डर आते हैं तो केवल सरकारी कारखाने उस मांग को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाना ही होगा। सही कहा आपने। और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में लगातार भारी निवेश की जरूरत है। आज स्वॉर्म ड्रोन्स का खतरा है, कल कुछ और हो सकता है। हाँ, कल कोई हाइपरसोनिक खतरा हो सकता है। हमें हमेशा इन खतरों से एक कदम आगे रहना होगा। लेकिन देखिए, एक पल के लिए अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो हम रक्षा निर्यात के जरिए तेल की कीमतों को स्थिर तो कर सकते हैं, पर अंततः हम फिर भी फॉसिल फ्यूल्स पर ही निर्भर हैं।
मैंने पढ़ा है कि भारत ने अपने जोखिम को कम करने के लिए रूस, अमेरिका और ब्राजील से तेल आयात बढ़ाकर अपने स्रोतों का विविधीकरण किया है। क्या ये कदम पर्याप्त नहीं है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ स्रोतों का विविधीकरण असली समाधान है? मेरा मानना है कि अलग अलग देशों से तेल खरीदना केवल एक आंशिक समाधान है। ये तो एक बैंडेड लगाने जैसी बात हो गई। मतलब मूल समस्या तो वही की वही है। बिल्कुल। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की बूंदों पर टिकी है, हम इन वैश्विक भू राजनीतिक झटकों से कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते। यानी रक्षा निर्यात हमें आज के आर्थिक झटके से तो बचा लेगा, लेकिन ये कोई स्थायी इलाज नहीं है। एकदम सही। स्थायी इलाज और हमारी असली आजादी नवीकरणीय ऊर्जा से ही मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, सोलर और विंड एनर्जी के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाना और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, यही वो असली रास्ता है जो भविष्य के झटकों से भारत को पूरी तरह मुक्त करेगा। सच में आज के इस गहन विश्लेषण ने न्यूज़ हेडलाइंस के पीछे छिपे पूरे मैकेनिज्म को खोल कर रख दिया है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व का ये संकट भारत के लिए सिर्फ महंगाई का रोने का समय नहीं है। ये भारत के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जहां वो अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता का लोहा पूरी दुनिया को मनवा सकता है। आधुनिक दुनिया में अर्थव्यवस्था और कूटनीति के तार कैसे जुड़े हैं, ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और ये जानकारी ही वो टूल है जिससे आम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे दूर देश का युद्ध सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन को चला रहा है और कैसे सही नीतियां इसका समाधान निकाल सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने बात की कि कैसे भारत रक्षा उपकरण बेचकर अपने तेल के बिल की भरपाई कर सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, यदि भारत वास्तव में मध्य पूर्व के लिए एक प्रमुख और विश्वसनीय रक्षा आपूर्तिकर्ता बन जाता है, तो ये बात सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी। ये भविष्य में दुनिया के उस बेहद अहम हिस्से में भारत की भूराजनीतिक शक्ति को किस नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बड़ी बात है। जब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत के रडार और मिसाइलों पर निर्भर होंगे, तो वैश्विक मंच पर भारत की आवाज का वजन क्या होगा? यह एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसा भविष्य है जिस पर हम सबको जरूर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा रणनीतिक बदलाव है जो आने वाले दशकों में दुनिया के शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। दुनिया की इन हलचलों के पीछे की असली अर्थशास्त्र और कूटनीति की कहानी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर खबर के पीछे का क्यों और कैसे तलाशते रहिए।